हेलो बच्चों, वेलकम बैक। तो आज हम लोग बात करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं जो ऑप्टिक्स के अगेन पिछले ही लेक्चर के कंटिन्यूएशन में। आज थोड़ा सा मुझे सेटअप अपना चेंज करना पड़ा है। बोर्ड पे आज हम नहीं हैं, चौक नहीं आज घिस रहे हैं। आज आप स्क्रीन पर आप एक स्लाइड देख रहे हो जिसमें कि कुछ क्वेश्चंस या कुछ टॉपिक लिखे हैं। ये वो टॉपिक है जिनको आज के लेक्चर में पॉजिटिवली हम लोग डिस्कस कर पाएंगे। कोशिश हमारी रहेगी पूरा लेक्चर बहुत लंबा हुए बिना इन सारे टॉपिक को कंप्लीट कर ले। ऐसा भी नहीं कि बहुत ही फास्ट वाला टॉपिक है, ये एक हम लोग फुल डिस्कशन करेंगे। अगेन आई एम ऑलवेज इन फेवर ऑफ कंप्लीट डिस्कशन। और अगर आप में से कुछ बच्चे पूछ रहे थे सर रिवीजन वीडियो का है, तो रिवीजन वीडियो ऑलरेडी है चैनल पे। अगर फिर भी आपको चाहिए इसके if you want some fresh revision video for 2023 then I will provide it, but पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। थोड़ा सा मैं रिलैक्स इसलिए हूँ बिकॉज मार्च में हमारे एग्ज़ाम हैं एंड तो कुछ टॉपिक को मैं थोड़ा सा समय ले रहा हूँ, थोड़ा बहुत उसको और अच्छे से प्रिपेयर करने के लिए, ताकि वो आपके पर्सपेक्टिव से और अच्छा से दिखे। सो क्वेश्चन एक हमारे पास है कि व्हाट डू यू मीन बाय मिसिंग ऑर्डर। यही हमारा टॉपिक है, मिसिंग ऑर्डर के बारे में समझना है। सेकेंड डबल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मिसिंग ऑर्डर। फिर है एक्सप्लेन द प्रेजेंस ऑफ मिसिंग ऑर्डर बाय सम एग्जाम्पल। अगेन कुछ अच्छे एग्जाम्पल के थ्रू समझना है। और फिर रिजॉल्विंग पावर का बेसिक आइडिया क्या होता है, क्या कुछ एग्जाम्पल हैं नॉर्मल लाइफ में जो हम जिसको देख के बता सकते हैं कि हाँ देखो यहाँ पर रिजॉल्विंग पावर का इशू आता है। फिर रिजॉल्विंग पावर को मैथमेटिकली समझने के लिए या उसके लिए कोई कंडीशन है तो लॉर्ड रेले की दी गई कंडीशन है, रेले क्राइटेरिया। और आखिर में प्लेन ट्रांसमिशन ग्रेटिंग के बारे में हम लोग बात करेंगे। बहुत ही फंडामेंटल बात कि ट्रांसमिशन ग्रेटिंग का एक बेसिक आइडिया आपको लग जाए, कुछ विजुअलाइजेशन हो जाए। आने वाले समय में इसको हम थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे एज पर योर सिलेबस। डिटेल का मतलब होता है बस उतना ही जितना कि आपके सिलेबस में, जो कि ऑप्टिक्स इटसेल्फ इज़ अ वेरी डेडिकेटेड पेपर। अगर बीएससी ग्रेजुएशन करते हो आप तो एक बहुत ही डेडिकेटेड पेपर है और बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लेन्ड, बहुत ज़्यादा वेल रिसर्च्ड, वेल एक्सप्लेन्ड फील्ड है ये फिजिक्स का। बट हम लोग सिर्फ उतना ही यहाँ पे बात करेंगे जितना आप स्टूडेंट्स जो हैं बीटेक के, उनके लिए ये ज़रूरी है। ओके, सो वो हमारे दिमाग में हमेशा रहना चाहिए। तो यहाँ पर आप एक टॉपिक देख रहे हो जैसा कि लिखा है मिसिंग ऑर्डर या घोस्ट लाइन, या इसको कई बार एब्सेंट स्पेक्ट्रम, एब्सेंट लाइंस भी कहा जाता है। तो कुछ इसके नाम है। हालांकि मिसिंग ऑर्डर और एब्सेंट लाइंस थोड़ा ज़्यादा पॉपुलर नाम है, डिसेंट से नाम है। घोस्ट लाइन भी कुछ लिटरेचर में इस्तेमाल किया गया, कुछ किताबों ने इस्तेमाल किया है, अच्छी किताबों ने इस्तेमाल किया, बट फिर भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं, जो कि एक अलग तरह की डिबेट छोड़ देता है। व्हाट डू यू मीन बाय घोस्ट, बीइंग अ साइंस स्टूडेंट, बीइंग अ साइंटिस्ट, व्हाट डू यू मीन बाय घोस्ट, डू यू बिलीव ऑन घोस्ट, और एक अलग तरह की वो बहस में हम उलझ जाते हैं। हालांकि बहुत ही इंटरेस्टिंग है इसका भी कारण कि वाई वी आर कॉलिंग इट अ घोस्ट लाइन्स, व्हाट इज़ द थॉट बिहाइंड द सेइंग घोस्ट लाइन्स। चलो, तो यहाँ पे लिखा है कि इन जस्ट अ मिनट, इन टू स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न बोथ डिफ्रैक्शन टर्म यानी साइन अल्फा बाई अल्फा एंड इंटरफेरेंस टर्म अपीयर्स। ये हमने पिछले क्लास में भी डिस्कस किया था कि जब हम इंटेंसिटी ऑफ डबल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न देखते हैं तो बच्चों उसमें दो तरह के टर्म आते हैं। एक होता है साइन अल्फा बाई अल्फा का टर्म और एक होता है कॉस स्क्वायर बीटा का टर्म। जनरली साइन अल्फा बाई अल्फा का टर्म जो होता है वो डिफ्रैक्शन के साथ जुड़ा हुआ होता है, जो कि हमने सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न में ऑलरेडी देखा था। दूसरा जो कॉस स्क्वायर बीटा का टर्म है वो डायरेक्टली इंटरफेरेंस से जुड़ा हुआ एक टर्म होता है। ये इंटरफेरेंस की थ्योरी जो कि एज़ पर योर सिलेबस उतनी ज़्यादा नहीं है, आपने 12th में पढ़ा है और हम ये मान के चलते हैं आप उसको रिवाइज कर सकते हैं। वो बुकें आपके एक्सेस में हैं, तो आई वुड सजेस्ट कि आप प्लीज़ जा करके उनको रिवाइज कर लीजिएगा। अब जब हमारे पास ये कॉस के टर्म हैं, साइन के टर्म हैं, अगेन हमें मालूम है कि साइन कॉस के टर्म जो होते हैं वो इस तरह से वेरिएबल नेचर के होते हैं, +-1 और 0 से 1 के बीच में वेरी करते हैं। तो हम हमेशा इन टर्मों की वजह से कुछ मैक्सिमम टर्म, कुछ मैक्सिमम कंडीशन, कुछ मिनिमम कंडीशन निकाल सकते हैं। यानी कि हम साइन अल्फ़ा के साथ भी ऐसा जोड़ सकते हैं, हम साइन अल्फ़ा के साथ भी ऐसा जोड़ सकते हैं। जस्ट मिनट, पेंसिल थोड़ा सा लो हो गई है बैटरी की, तो मैं 5 मिनट लगा देता हूँ।
तब तक हम लोग ऐसे बात कर सकते हैं। तो जो साइन अल्फ़ा बाई अल्फ़ा का टर्म है बच्चों, वो जो टर्म है वो डिफ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता है। कॉस स्क्वायर बीटा का जो टर्म है वो डिफ्रैक्शन को टर्म करता है। अब जरा देखें, आगे लिखा है कि फॉर द मैक्सिमम ऑफ इंटरफेरेंस द कंडीशन इज दिस, ई प्लस डी साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस एम लेमडा। अगेन जैसा कि मैं कह रहा हूँ, साइन कॉस के टर्म है तो मैक्सिमा भी हो सकते हैं, मिनिमा भी होंगे। तो हम ऐसा अभी पर्पजली ऐसा काम कर रहे हैं कि हम इंटरफेरेंस की मैक्सिमा की कंडीशन लिख रहे हैं और डिफ्रैक्शन की मिनिमा की कंडीशन लिख रहे हैं। क्यों कर रहे हैं इसका लॉजिक आप खुद ही से अभी देखोगे जब हम आगे और डिस्कस करेंगे। तो मैक्सिमा की जो कंडीशन आती है वो है ई प्लस डी साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस एम लेमडा, ये कंडीशन है। और जो मिनिमा की कंडीशन है वो है ई टाइम्स सी थीटा प्लस माइनस एन लेमडा। यहाँ हमने एम और एन दो स्पेसिफिक इंटीजर नंबर्स के सिंबल यूज किए हैं। जैसे एम की वैल्यू जो है 0 1 2 3 तक वैरी कर सकती है, क्योंकि इंटरफेरेंस में 0 हो सकता है, कोई सेंट्रल फ्रिंज को हम 0 मान सकते हैं। लेकिन जो इक्वेशन नंबर 2 है जिसमें कि ई साइन थीटा बराबर प्लस माइनस एन लेमडा लिखा है, वहाँ एन की वैल्यू 0 नहीं होती। क्योंकि याद करो पिछले लेक्चरों में हमने बताया है कि वो जो अल्फ़ा बराबर 0 की वैल्यू होती है वो सेंट्रल मैक्सिमा को बिलोंग करती है, इसीलिए वो वैल्यू हम ना मैक्सिमा के ना सेकेंडरी मैक्सिमा के साथ जोड़ते हैं ना मिनिमा के साथ जोड़ते हैं। अब एक कुलबुलाहट हो सकता है आपके दिमाग में हो कि आखिर हमने ऐसा क्यों किया है कि इंटरफेरेंस की मैक्सिमा कंडीशन ली है और डिफ्रैक्शन की मिनिमा कंडीशन ली है। क्यों नहीं किया दोनों की मैक्सिमा ले लेते हैं, दोनों की मिनिमा ले लेते हैं। जनरली यही होता है ना, दोनों की मैक्सिमा कंपेयर करके देखो, दोनों की मिनिमा कंपेयर करके देखो। लेकिन यहाँ पर हम मिसिंग ऑर्डर की बात कर रहे हैं, कोई चीज़ गायब हो गई है। और गायब भी क्या हुई है, स्पेक्ट्रल लाइन गायब हो गई है। तो स्पेक्ट्रल लाइन जब गायब हो चुकी है तो इसका मतलब है कहीं कुछ किसी के मैक्सिमा और मिनिमा में ही कुछ लफड़ा हुआ होगा, तभी ऐसा हुआ होगा। और वो यहाँ पर दिख रहा है, इसीलिए हमने इक्वेशन नंबर 1 और 2 को इस तरह से लिया है, एक का मैक्सिमा एक का मिनिमा। तो यहाँ पर लिखा है लेट लैम्डा थीटा ई बी आर फिक्स्ड एंड बोथ दीज कंडीशंस आर सेटिस्फाइड साइमल्टेनियसली। देखो जब हम डबल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न करते हैं तो एक स्लिट ये लेते हैं जिसकी चौड़ाई ई मानते हैं और एक दूसरी स्लिट लेते हैं जिसकी चौड़ाई ई मानते हैं। उनके बीच की जो दूरी होती है उसको हम डी कहते हैं। डी इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्लिट्स, ऐसा कहा जाए। ऐसा हम लोग इसका हमारा जो नॉर्मल लॉजिक है वो ऐसा ही होता है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर हमने इन दोनों इक्वेशन में मान लो हमने वेवलेंथ 5000 फिक्स कर दिया, ठीक है, ई फिक्स कर दिया, डी फिक्स कर दिया और थीटा की वैल्यू भी हमने किसी एंगल पे फिक्स कर दी कि भाई हम 30 डिग्री पर ही अपना ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं। तो इस बात की संभावना है कि उस जगह पर एक ही समय में इंटरफेरेंस की मैक्सिमा की कंडीशन भी फुलफिल हो और डिफ्रैक्शन के मिनिमा की कंडीशन भी फुलफिल हो। अब आप कहोगे ये तो मैथमेटिकल बात हो गई कि एक खास वैल्यू के लिए हो सकता है दोनों इक्वेशन एक साथ एक जगह पर सेटिस्फाई करें, उनका लेफ्ट राइट बराबर हो। फिजिकली इसका मतलब क्या है, फिजिकली इसका मतलब देखना है बच्चों। तो जरा इस डायग्राम को देखो, बहुत बढ़िया सा डायग्राम मैंने कोशिश की है बनाने की। यहाँ पर जो ये ब्लू लाइन है, सॉरी ये जो येलो लाइन है, येलो लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इक्वेशन नंबर 1, यानी कि ये इंटरफेरेंस की मैक्सिमा को रिप्रेजेंट कर रहा है। जितने भी ये पीक देख रहे हो ये सब क्या है, ये सब इंटरफेरेंस के मैक्सिमा के पीक हैं। ये सारे जो पीक हैं ये इंटरफेरेंस की मैक्सिमा के पीक हैं जो अलग अलग थीटा पर इक्वेशन नंबर 1 से निकाले जा सकते हैं। ये जो पिंक कलर की लाइन है, ये पिंक कलर की जो लाइन है ये इक्वेशन नंबर 2 को सेटिस्फाई कर रही है। तो इक्वेशन नंबर 2 में आपको ये दिखा रहा है कि n बराबर 1 का मतलब है कि ये n बराबर 1 का मतलब हो गया, n बराबर प्लस माइनस 1 का मतलब है कि जो फर्स्ट मिनिमा है वो कहाँ बनेगा। n बराबर 2 का मतलब है कि जो सेकंड मिनिमा है वो कहाँ बनेगा। तो n जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है डिफ्रैक्शन के मिनिमा को, यानी कि इस लोकेशन को, यानी कि इस लोकेशन को। और जो इक्वेशन नंबर 1 है वो सेटिस्फाई कर रहा है इंटरफेरेंस के मैक्सिमा को, यानी कि इस चीज़ के बनने को, इस पीक के बनने को। अब जब हम कह रहे हैं कि दोनों कंडीशन एक साथ एक ही जगह सेटिस्फाई हो रही हैं किसी खास थीटा के लिए, तो इसका मतलब है कि हम ये बता रहे हैं कि एक वो थीटा, किसी एक थीटा मान लो 30 डिग्री पर क्या हो रहा है, जहाँ पर डिफ्रैक्शन का मिनिमा बन रहा है यानी ये पोजीशन, वहीं पर इंटरफेरेंस का मैक्सिमा बन रहा है मतलब ये पोजीशन। अब ये एक बहुत ही यूनिक सी कंडीशन आ गई और इसी कंडीशन की वजह से हम पाएंगे कि मिसिंग ऑर्डर की घटना वहाँ पर होती है। कैसे होती है देखते हैं आगे। अब जरा देखो, तो यहाँ पे लिखा है
यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पर लिखा है सो सर्टेन इंटरफेरेंस मैक्सिमा कॉरेस्पॉन्डिंग टू डिफ्रैक्शन मिनिमा विल बी एब्सेंट। तो वो इंटरफेरेंस के मैक्सिमा जो कि इन डिफ्रैक्शन के मिनिमा वाली जगह पर आ रहे हैं वही एब्सेंट स्पेक्ट्रा गिने जाएंगे। अब इसका मतलब क्या निकला, क्या कह रहे हैं, फिर से बता दे रहे हैं। हमने यहाँ पर ये कहा कि वो इंटरफेरेंस की मैक्सिमा जो इस डिफ्रैक्शन की मिनिमा के साथ कोइंसाइड करेंगे, उनके साथ ओवरलैप करेंगे, वो इंटरफेरेंस के मैक्सिमा गायब या मिसिंग या घोस्ट लाइन के रूप में पुकारे जाएंगे। क्यों ऐसा होगा जरा समझिए। अब हमने इक्वेशन नंबर 1 और 2 ले लिया, उनको डिवाइड कर दिया, थीटा सेम है तो साइन थीटा सेम हो जाएगा, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी E + D / E = m/n। ठीक है, सीधी सी वैल्यू है। अब इसके केस पढ़ो, कंसीडर द केस। केस ये है कि मान लीजिए E और D बराबर है। हो सकता है आपने जो स्लिट ली है उसको 2 मिलीमीटर का बनाया और 2 स्लिटों के बीच की दूरी भी 2 मिलीमीटर बना दी, कोई बात नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, कंसीडर द केस व्हेन E = D। सो बाय इक्वेशन अब क्या हो जाएगा बच्चा, अगर आप यहाँ पर E + E/E करोगे तो हो जाएगा 2E/E, क्योंकि आपने D को E के बराबर कह दिया है, तो 2/E कैंसिल हो जाएगा, तो m/n = 2/1, तो ये हो जाएगा m = 2n। ठीक है, सिंपल सी बात है। यहाँ पर n क्या है, n है डिफ्रैक्शन वाली प्रॉपर्टी के साथ जुड़ा हुआ टर्म, m क्या है, m इंटरफेरेंस की प्रॉपर्टी के साथ जुड़ा हुआ टर्म है। तो यहाँ हम कह रहे हैं इंटरफेरेंस का एक ऑर्डर = 2 टाइम ऑफ डिफ्रैक्शन ऑर्डर, यानी कि अगर हम n की वैल्यू 1 2 3 रखेंगे तो m की वैल्यू 2 4 6 आएगा। इसका मतलब है कि इंटरफेरेंस का सेकेंड, 2 मतलब सेकेंड ऑर्डर, 4 मतलब फोर्थ ऑर्डर, 6 मतलब सिक्स्थ ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब फ्रिंजों की संख्या, दूसरी फ्रिंज, चौथी फ्रिंज, छठी फ्रिंज, इंटरफेरेंस के पैटर्न की, वो क्या होगी, विल बी एब्सेंट। वो एब्सेंट होगी, मिसिंग होगी। क्यों ऐसा होगा, क्यों मिसिंग होगी, जरा समझो। अब आगे कुछ पढ़ने से पहले, यहाँ आगे ना पढ़ें, पहले आ जाएं अपने इस डायग्राम पर। देखो बहुत बढ़िया सा डायग्राम है यहाँ पर। इस डायग्राम में आप एक खास बात देखो, इस डायग्राम में खास बात ये है कि ये जो हमने डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर रखा है, ये जो डॉटेड लाइन है ये क्या है, ये केवल इंटरफेरेंस। अगर माने केवल इंटरफेरेंस हो रहा होता तो ये जो ग्रीन कलर की डॉटेड लाइन, ये 0 वाली है, ये -1 वाली है, ये -2 वाली है, ये -3 वाली है, -4 की है, ऐसे ही ये m = 1 की है, 2 की है, 3 की है, 4 की है। तो ये 0 है, 0 ऑर्डर, उसके दाएं तरफ 1 2 3 4 इंटरफेरेंस के मैक्सिमा, बाईं तरफ -1 -4 इंटरफेरेंस के मैक्सिमा। प्लस माइनस का मतलब सिर्फ इतना है कि 0 के बाएं 0 के दाएं, और उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब देखें उसी समय अगर मैं यहाँ पर आपको किसी और कलर से दिखाऊं तो ये ऐसा है कि यहाँ पर ये जो लाल कलर का हम दिखा रहे हैं, ये लाल कलर का जो है, ये लाल कलर से जो दिख रहा है ये डिफ्रैक्शन का पैटर्न है। थोड़ा सा स्किप हो रहा है, हाँ ये डिफ्रैक्शन पैटर्न है। अब हमने कहा दोनों एक साथ मौजूद हैं, तो दोनों एक साथ मौजूद, देखो 30 डिग्री पर क्या हो रहा है, 30 डिग्री पर जहाँ डिफ्रैक्शन का मिनिमा बन रहा है वो ठीक किसके साथ कोइंसाइड कर रहा है, इंटरफेरेंस के मैक्सिमा पे, और उसका वैल्यू कितना है, m = -3 इधर और m = 3 इधर। अगेन दाएं बाएं के लिए माइनस प्लस लगा रहे हैं और कुछ नहीं। तो इसका मतलब क्या निकल के आया, इसका मतलब ये निकल के आया कि डिफ्रैक्शन के मैक्सिमा ने, यानी लाल कलर का जो एनवेलप है ये डिफ्रैक्शन का मैक्सिमा है, सेंट्रल मैक्सिमा है। सेंट्रल मैक्सिमा ने इंटरफेरेंस का जो m = 0 था उसको पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लिया। जो दिख रहा है ये जो ब्लैक कलर की लाइन है ये इंटरफेरेंस का m = 0 वाली लाइन है जो यहाँ मौजूद है। उसके बाद जो m = 1 थी उसकी इंटेंसिटी देखो रिड्यूस हो चुकी, वो थोड़ा सा कम हो गई, जबकि इंटरफेरेंस में सारी डार्क ब्राइट फ्रिंजें बराबर चमक की होती है, लेकिन डिफ्रैक्शन की वजह से इंटरफेरेंस की वो जो लाइन थी वो इसके अंदर आ गई कम इंटेंसिटी के साथ। फिर m = 2 जो था वो जब इस एनवेलप के अंदर आएगा तो उसकी इंटेंसिटी और कम हो जाएगी। तो ये जो अंदर देख रहे हो काली रंग की लाइन है, ये जो काली जिसको हम लाल चला रहे हैं, ये सब इंटरफेरेंस की ब्राइट फ्रिंजें हैं जो कि एनवेलप के अंदर आने की वजह से अपनी इंटेंसिटी को उस हिसाब से एडजस्ट कर रही हैं। लेकिन सबसे बुरी चीज़ तो इसके साथ होती है जो m = 3 था, क्योंकि m = 3 संयोग से वहाँ बन रहा था जहाँ पर डिफ्रैक्शन का मिनिमा बन रहा था।
इस वजह से वो पूरी तरह से दब गया, पूरी तरह से सप्रेस हो गया, पूरी तरह से गायब हो गया, एब्सेंट हो गया, मिस हो गया, भूत की तरह हो गया। वो है m=3 वहाँ पर है, लेकिन चूंकि वो इंटरफेरेंस की डिफ्रैक्शन की मिनिमा के प्रभाव की वजह से वहीं पर सप्रेस हो गया, वहीं पर वो दब गया, इसलिए इसको मिसिंग ऑर्डर कहते हैं या घोस्ट लाइन। अब मैं थोड़ा सा अगर डिस्कस करूँ घोस्ट लाइन क्यों कहते हैं, इसका यही मतलब, जैसे कोई कहे भूत क्या है, तो भाई भूत का जो व्याख्या है वो हर व्यक्ति का अपने अपने हिसाब से अलग है। जिन्होंने किसी तरह का एक्सपीरियंस किया है सुपर नेचुरल या उस तरह का, उनके लिए वो है, जिन्होंने नहीं किया उनके लिए नहीं है। तो जो मानते हैं उनके हिसाब से भूत तो होता है, ठीक है, उसके वो होते हैं, हमें दिखे ना दिखे वो अलग बात है। तो ऐसे कुछ वैसा ही तो लग रहा है ना कि m=3 इंटरफेरेंस के m=3 ऑर्डर की फ्रिंज है, लेकिन वो दबी हुई है डिफ्रैक्शन पैटर्न के मिनिमा के नीचे, इसलिए वो गायब है, वो एब्सेंट है, जो भी आप कहो, इस तरह से हम उसको कहते हैं। अब हम क्या इस चीज़ को मैथमेटिकली प्रूव कर सकते हैं? बिल्कुल भाई मैथमेटिकली प्रूव कर सकते हैं। तो जरा देखो यहाँ पर, अगर हमने E=D लिखा है, E=D अगर कंडीशन को हमने फॉलो किया है, तो उस स्थिति में क्या होगा, जैसे ही n=1 रखोगे, यानी कि आप फर्स्ट मिनिमा की बात करोगे, तो आपका m जो होगा 2 हो जाएगा। m 2 होने का मतलब इसमें 0 भी आ रहा है, +-1 भी आ रहा है, +-2 भी आ रहा है, मतलब 2 यहाँ, 2 यहाँ, 1 यहाँ। हम 5 इंटरफेरेंस की मैक्सिमा की बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये निकल के आता है। तो अब उसमें से क्या होगा, इंटरफेरेंस की 5 मैक्सिमा है, लेकिन चूंकि m=2 के लिए मिनिमा कोइंसाइड कर रहा है, तो 0 प्रेजेंट रहेगा, +-1 प्रेजेंट रहेगा, लेकिन +-2 प्रेजेंट नहीं रहेगा, चूंकि वो सप्रेस हो चुका होगा, मिसिंग ऑर्डर होगा। तो जो यहाँ लिखा है कि सेकेंड ऑर्डर इज मिसिंग, इसका मतलब 0 +-1 तो रहेंगे, पर 2 गायब हो चुका होगा। ऐसे ही +-3 तो रहेंगे, लेकिन +-4 गायब हो चुका होगा, +-5 तो रहेगा, +-6 गायब हो चुका होगा। ये इसका मतलब है कि सेकेंड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर और ये सारे ऑर्डर वहाँ पर आपके गायब हो गए, इसका ये मतलब है। अब देखिए यहाँ पर ये इसका मतलब है। ये दूसरा केस देखो, D=2E, D=2E केस देखो, तो D=2E केस में क्या है, इसका मतलब है कि मान लो आपने 2 स्लिटों के बीच की दूरी उन स्लिटों की चौड़ाई से ज़्यादा कर दी, मान लीजिए आपने ऐसा कर दिया, तो ऐसी स्थिति में m=3n कंडीशन निकल के आएगी। अब m=3n कंडीशन क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि n=1 यानी डिफ्रैक्शन की जो फर्स्ट मिनिमा होंगी उसके नीचे m=3 आएगा। m=3 मतलब कि 0 +-1 +-2 +-3, तो कितने, 2 2 4 2 6 7 7 फ्रिंजों की मामला है, लेकिन 7 में से +-3 जो है वो गायब हो चुका होगा। तो कौन कौन रहेंगे, 0 रहेगा, +-1 रहेगा, +-2 रहेगा, 2 यहाँ, 2 यहाँ, 2 यहाँ, 1 यहाँ, यानी कि 5 स्लिटें ही, केवल 5 ब्राइट फ्रिंजें वहाँ आपको दिखाई पड़ेंगी। तो जरा देखो, यही तो यहाँ पर हो रहा है। जरा देखिए इस चीज़ को, अगर इसको मैं यहाँ से हटा दूँ थोड़ी देर के लिए, तो आप जरा देखें यहाँ पर फिर से, आप यहाँ पे देखें, ये m=0 मौजूद है, m=1 मौजूद है, m=-1 मौजूद है, m=-2 मौजूद है, m=+2 मौजूद है, लेकिन m=3 मिसिंग ऑर्डर है। ऐसे यहाँ पर भी m=-3 मिसिंग ऑर्डर है। तो कौन कौन सी फ्रिंजें मौजूद थी, 0 1 2 3, -1 -2 -3, लेकिन ये तो गायब हो चुकी हैं। तो कौन कौन से मौजूद हैं, +2 मौजूद है, +1 मौजूद है, 0 -1 -2। तो आपका जो सेंट्रल ब्राइट है, ये जो सेंट्रल ब्राइट है, इसके अंदर 1 2 3 4 5 इंटरफेरेंस की लाइनें मौजूद हैं। ये मतलब होता है ब्राइट मिसिंग ऑर्डर का। और मिसिंग ऑर्डर में अगर 2 मिसिंग ऑर्डर है तो उसका मतलब क्या है कि सेंट्रल मैक्सिमा में कितनी फ्रिंजें होंगी और उनका नाम क्या होगा। तो इतना अगर आप मिसिंग ऑर्डर पूछा जाता है और आप लिख देते हैं, देन इट इज़ अ गुड आंसर, एटलीस्ट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अ बीटेक स्टूडेंट जिनके लिए कि फिजिक्स एक कोर सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि इसीलिए हम सिर्फ उतना ही पढ़ा रहे हैं जितना कि आप लोगों के लिए है। और थोड़ा सा आपको, अगर थोड़ा सा आप अपनी सीमाओं से बढ़ के आगे बढ़ते हो, सीमाओं से निकल के आगे बढ़ते हो, तो डेफिनेटली ये अप्रिशिएशन होता है।
अप्रिशिएशन होता है। आपको अगर आप भीड़ से अलग हट रहे हो, भीड़ से थोड़ा सा ही, बहुत ज़्यादा नहीं हटना है। बहुत ज़्यादा हट जाओगे तो ऐसे हो जाओगे कि कोई आप विश्वास नहीं करेगा। आप अगर थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर देते हो तो आपकी कॉपी अपने आप पे थोड़ी सी भी अलग दिखने लगती है। उस नए तरह के डिस्कशन, नए तरह का ग्राफ, कोई नए तरह का फॉर्मूला, कोई नए तरह का इलस्ट्रेशन करके, देन देयर इज़ अ फेयर चांस दैट यू गेट अ गुड मार्क्स। चलो बच्चों, अब हम बात करते हैं एक और बहुत अच्छे से टॉपिक की, जिसका कि नाम है रिजॉल्विंग पावर, रिजॉल्व करने की पावर। ये ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ जुड़ी हुई एक कॉन्सेप्ट है। और हमारा आँख भी चूँकि एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, तो हमारे आँख की भी रिजॉल्विंग पावर होती है। जरा आप कुछ स्थितियाँ समझो। जैसे एक मान लो आपका फ्रेंड है, वो दूर से आ रहा है, तो आपने देखा कि उसने उस दिन लाइट ब्लू कलर की शर्ट पहन रखी है। लाइट ब्लू, हल्का आसमानी रंग का शर्ट है वो उसका, ठीक है। आप बहुत ध्यान से देख रहे हो, आसमानी ही शर्ट है। लेकिन जैसे वो आपके बिल्कुल पास आके खड़ा होता है, तो आप उसकी शर्ट देखते हो, तो आपको सडनली रियलाइज़ होता है कि अरे इसकी शर्ट तो वाइट है। उसकी शर्ट वाइट है, उसकी ज़मीन वाइट है, उस पर नीले रंग की लाइनें बनी हैं, सीधी सीधी लाइनें हैं जो बनी हुई हैं। तो अब आप सोचो कि जैसे पास आया, इमीडिएटली आपके दिमाग ने आपको बताया कि शर्ट की जो ग्राउंड है वो तो वाइट है, इस पे लाइनें नीली हैं। लेकिन जब दूर था तो वही दिमाग आपको क्या बता रहा था कि उसकी पूरी की शर्ट लाइट ब्लू है या आसमानी, हल्का आसमानी है। तो इसका मतलब है दिमाग ने आपको गलत कैसे बनाया? क्योंकि देखो, हमारा दिमाग जो देखता है वही पिक्चर बनाता है। तो जब वो दूर था तो हम लाइनों को अलग अलग पहचान नहीं पा रहे थे उसकी शर्ट के ऊपर। लाइनों को अलग अलग पहचान ना पाने की वजह से हमें बताया कि लाइट ब्लू होगा, दिमाग में वो छवि बनी। लेकिन जैसे भी पास आया तो हमारी आंखों ने उन लाइनों को साफ साफ देखा, और जैसे उसे संकेत भेजे कि लाइनें तो बन रही हैं, तो इमीडिएटली दिमाग ने समझा कि नहीं नहीं, सब अब तो दिख रहा है, वाइट बैकग्राउंड है, नीले कलर की लाइन है। सो दिस इज़ अ वेरी कॉमन एग्जाम्पल ऑफ रिजॉल्विंग पावर। आंखों के रिजॉल्विंग पावर का इशू है ये एक। जरा आप चित्र में देखो। इस चित्र में मैं इस इमेज को थोड़ा सा बड़ा ही कर देता हूँ। ये जो इमेज है ये वाशिंगटन के एक ऑब्जर्वेटरी में ली गई थी, और ये हबल टेलीस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि आकाश में है, अंतरिक्ष में। उसकी सक्सेस को दिखाने का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। तो जब ज़मीन पे रह करके, जो ज़मीन पे रखे टेलीस्कोप्स थे, उनकी सहायता से जब एक पिक्चर ली गई स्पेस में, तो हमारी पिक्चर इस तरह की आई। अब अगर आप इसको देखे कहोगे तो आपको लग रहा है कि कोई ब्राइट सा कोई रीजन है, यहाँ पे कोई ब्राइट रीजन है, मे बी एक ब्राइट स्टार होगा, और जैसे जैसे हम उससे दूर जाते हैं तो उसकी ब्राइटनेस कम होती जा रही है। ऐसा तो लग रहा है ना? ठीक है, अभी तो मतलब फर्स्ट इमेज तो आपका यही आ रहा है ना कि एक ऐसा ही कुछ है। लेकिन उसी लोकेशन में जब हबल टेलीस्कोप मूव करता है तो वो ये इमेज बना के देता है इमीडिएटली। ये दोनों एक ही सिचुएशन की इमेज हैं। ये इमेज और ये इमेज एक ही सिचुएशन की हैं। ये हबल टेलीस्कोप की है और ये एक वाशिंगटन की ग्राउंड ऑब्जर्वेटरी के टेलीस्कोप की है। इसको देख करके हमें पता चलता है कि एक्चुअली एक सिंगल स्टार, सन जैसा कोई स्टार है ब्राइट, उसकी नहीं है। यहाँ क्लस्टर ऑफ स्टार है, तारों का एक समूह यहाँ है, तारों का एक समूह यहाँ है। तो यानी कि ज़मीन पर रखी हुई दूरबीन ने हमें ऐसी इमेज बना के इसलिए दी क्योंकि उस ज़मीन की दूरबीन की एक लिमिटेशन यहाँ पर आ गई उसके सामने, इसको रिजॉल्विंग पावर कहते हैं, जिसकी वजह से उसने वो जितनी अच्छी इमेज बना सकता था उसने बनाई, और वो इस तरह की बनाई। ये वही स्थिति है कि आप दूर से देख रहे हो अपने दोस्त को, तो आपको उसकी शर्ट लाइट ब्लू दिखाई पड़ रही है। दिमाग की कोई गलती नहीं, जो देख रहा है वो बना रहा है, आपके दिमाग पे वही सिग्नल भेज रहा है आपको। आपने ब्लू समझा, बिल्कुल सही समझा। लेकिन जब हमने हबल टेलीस्कोप, जो कि अंतरिक्ष में है, जो कि एटमॉस्फेयर से बाहर है, जिसके पास बहुत अच्छी पावर का, रिजॉल्विंग पावर का टेलीस्कोप उसके अंदर लगा है, ऐसी टेक्निक लगी है, तो उसने और अच्छी इमेज दिखाई, और थोड़ा पास भी गया होगा हमारी ज़मीन से, तो उसने और अच्छे तरीके से इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करके हमें एक ज़्यादा बेहतर इमेज दिखाई। तो ये है रिजॉल्विंग पावर का मसला। अगर हम अच्छी रिजॉल्विंग पावर की चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं, खासतौर पे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स को, तो हम मोर डिटेल्ड पिक्चर पाते हैं।
और जब हम मोर डिटेल्ड पिक्चर पाते हैं, तो जब हम डिटेलिंग में उतरते हैं ना, तो बहुत सारी चीज़ें हमको समझ में आती हैं कि जो हम सतही रूप से देख रहे थे उससे ज़्यादा गहरी हैं, उससे ज़्यादा खूबसूरत हैं। इसीलिए मैं कई जगहों पे मैंने कहा है कि जो ये वन वीडियो कल्चर है, दिस इज़ नॉट अ वेरी गुड कल्चर, एटलीस्ट फॉर साइंस स्टडीज़ या मैथमेटिक्स स्टडी। समाचार के लिए बहुत बढ़िया है, समाचार के लिए ये बहुत बढ़िया है। वन शॉट, दिन भर के समाचार आपको वन शॉट में सुना दो, आपको क्या मतलब है यूक्रेन में कितने मिसाइल गिरी, रूस ने कितना बम फोड़ा, ठीक है, हाँ फोड़ा, चल रहा है, अभी भी चल रहा है, चलो ठीक है। लेकिन साइंस ऐसे नहीं होनी चाहिए ना। साइंस शुड बी डिटेल, साइंस मस्ट बी डिटेल। यू शुड, आपको उतरना पड़ेगा, कूदना पड़ेगा उसके अंदर, उसकी गहराइयों को टटोलना पड़ेगा, और जब टटोलोगे तब पाओगे कि अच्छा मैं तो समझा ये था, असल में यहाँ पर ये। चलो एक चीज़ और देखो, अभी क्या है, जैसे ये जरा देखो, एक कार है दूर से आ रही है, कार है मतलब दो हेडलाइट होंगी उनकी, लेकिन जब दूर से आ रही है तो ऐसा लग रहा है कि किसी एक ही बल्ब से लाइट चमक रही है। ऐसा भी लग सकता है आपको कि कोई बाइक आ रही है या कोई ऑटो आ रहा है। इस चीज़ को कभी इमेजिन करना, रात के टाइम जब आप सफ़र कर रहे हो, ड्राइविंग कर रहे होते हो, चल रहे होते हो, जब जहाँ इस तरह की सिचुएशन होती है, तो दूर से आती हुई कार, हमें कार समझ में नहीं आती, क्योंकि हेडलाइट जो होती है वो हमें लगता है एक ही कोई बल्ब है जो जल रहा है, और इस बात का हमारा दिमाग इंप्रेशन बनाता है कि शायद वो एक मोटरसाइकिल हो। लेकिन जैसे जैसे वो पास आती है, हमें उसकी हेडलाइट दो अलग अलग बल्ब के रूप में दिखाई पड़ती, सेपरेशन दिखाई पड़ना शुरू कर जाता। अगेन हमारे दिमाग, हमारी आंखों की क्षमताओं का एक इशू है यहाँ पर भी। तो हमें दूर से आती हुई कार सिंगल लाइट सोर्स, हेडलाइट, सिंगल हेडलाइट यानी कि बाइक या ऑटो जैसी क्यों दिख रही थी, और पास आते हमें वो दो बल्ब अलग अलग क्यों दिखने शुरू हुए? ऐसा तो रहा नहीं होगा, वहाँ बल्ब चिपके रहे होंगे और आपके पास आके दूर हो गए, वो तो वैसे हमें सस रहे होंगे। हमारी आँखों की एक रिजॉल्विंग पावर का इशू है। तो ये सब कुछ एग्जाम्पल हैं बच्चों, जो कि रिजॉल्विंग पावर के साथ जुड़े होते हैं, और इनको अगर आप समझ रहे हो तो इसका मतलब है कि आप अब मतलब इस बात को समझ पा रहे हो कि हम किस तरह की सिचुएशन की बात कर रहे हैं। तो हम नहीं चाहते ऐसा हो। अगर आप अच्छा इंस्ट्रूमेंट है आपके आँखों, आप कुछ टेलीस्कोप, अगर तुम बाइनोकुलर से देखोगे तो आपको वो दूर से आती हुई कार के दो हेडलाइट दिखाई पड़ेंगे, लेकिन कौन बाइनोकुलर लगा करके बाइक चलाता है या कार चलाता है? तो खैर देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, when two objects are very close together they may appear as one object। सही बात है। and it is difficult to see them as separate objects by naked eye। ठीक है, तो अब यहाँ पे डेफिनेशन आती है, the capacity of an optical instrument to show two close objects separately is called the resolution। किसी भी इंस्ट्रूमेंट की क्षमता कि दो पास पास रखे हुए ऑब्जेक्ट को, उनके दो पास पास रखे हुए ऑब्जेक्ट, लेकिन ये बता सके कि वो दो पास पास रखे हुए ऑब्जेक्ट हैं, वो दो ऑब्जेक्ट हैं, अगर ये बता रहा है तो इस क्षमता को, इस कैपेसिटी को हम उसकी रिजोल्यूशन कहते हैं। एंड द एबिलिटी ऑफ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट टू जस्ट रिजॉल्व द इमेजेस ऑफ टू क्लोज पॉइंट्स ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द रिजॉल्विंग पावर। और किसी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की क्षमता कि वो कितने भी पास रखे हुए ऑब्जेक्ट हैं उनको अलग अलग दिखा सके बस। तो इस क्षमता को, उस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की क्षमता कि वो पास पास रखे हुए ऑब्जेक्ट को अलग अलग दिखा सके, इस क्षमता को हम उस इंस्ट्रूमेंट की रिजॉल्विंग पावर कहते हैं। हिंदी में इसका मतलब इसको कहते हैं विभेदन क्षमता। विभेद मतलब क्या होता है? विभेद का मतलब होता है भेद कर पाना, यानी कि अंतर समझ पाने की क्षमता। आपको कोई चीज़ दी गई है, अच्छी बुरी दोनों चीज़ दी गई हैं, आपकी क्षमता कितनी है कि आप अच्छे को अलग, बुरे को अलग कर सकते हो। एंड दिस इज़ अ वेरी बिग इशू। हमसे जब कोई कहता है तो हमारा दिमाग कई बार ये नहीं समझ पाता है कि व्हाट इज़ गुड एंड व्हाट इज़ बैड। एक ऑथर हैं बर्नार्ड शॉ, थोड़ा सा अलग में जा रहा हूँ, तो ऑथर है, उन्होंने कहा था कि आपको पढ़ा लिखा, आपकी पढ़ाई लिखाई इसलिए ज़रूरी है कि
नहीं ठीक है, आप पढ़े लिखे हुए, आप इंजीनियर बने नहीं बने, डॉक्टर बने नहीं बने, साइंटिस्ट बने नहीं बने, लेकिन अगर आपने सच में पढ़ाई लिखाई की है तो पढ़ाई लिखाई का ओके सो बर्नार्ड शॉ कहते हैं कि अगर आप सच में पढ़े लिखे हैं और आप पढ़ाई लिखाई का जो मूल मकसद है वो सबको इंजीनियर, डॉक्टर, साइंटिस्ट बनाना नहीं है, बल्कि सबके अंदर एक कॉमन क्षमता विकसित करना है कि उनके अंदर कम से कम इतनी क्षमता हो जाए कि वो सही को कम से कम सही समझ सकें और गलत को गलत समझ सकें। कहें ना कहें वो तो उनकी अपने साहस की बात होती है। कई बार होता है ना कि आप जानते हैं गलत है लेकिन आप नहीं बोल पाते हैं, तमाम तरह की बंदिशें होती, तमाम तरह के साहस का इशू होता है, ठीक है, लेकिन कम से कम इतनी तो क्षमता होनी चाहिए ना कि सही हो रहा है तो उसको जानो कि सही हो रहा है, अगर गलत कर रहा है तो उसको समझो गलत हो रहा है, ना आवाज़ उठाओ, कम से कम सहायता में तो नहीं लगोगे। दिक्कत तब हो जाती है जब आदमी भेद भूल जाता है, उसको समझ ही नहीं आता है कि जो हुआ वो सही हुआ है गलत हुआ, और जैसे किसी इंसान ने ये भेद करना भूलता है कि वो क्षमता भूलती है कि मुझे अगर नहीं मालूम है कि जो हो रहा है वो सही हो रहा है गलत हो रहा है तो मैं किसी दूसरे पे डिपेंडेंट हो जाता हूँ। मैं दूसरे से पूछता हूँ बताओ मेरे सर, मेरे भाई, जो हो रहा है सही हो रहा है गलत हो रहा है? उसने कहा सही हो रहा है तो हमने कहा सही हो रहा है, भेड़ चाल में हम चल जाते हैं। उन्होंने कहा गलत हो रहा है तो हम भी झंडा लेके बाहर निकल जाते हैं क्योंकि गलत हो रहा है, भीड़ मानसिकता जो होती है। तो आपका पढ़ा लिखा होना, साक्षर होना का मूल मकसद आपको डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट सिर्फ बनाना नहीं है, वो तो बाई प्रोडक्ट बन जाते हो, वो तो बाई प्रोडक्ट होता है। मेन है सही को सही समझ पाने की क्षमता, गलत को गलत समझ पाने की क्षमता, और इस क्षमता का विकास आपको हमेशा करना है। इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, अच्छा पढ़ना पड़ेगा। पढ़ने का मतलब सिर्फ गणित पढ़ना, फिजिक्स पढ़ना, इलेक्ट्रिकल पढ़ना, प्रोग्रामिंग पढ़ना, पाइथन पढ़ना, जावा पढ़ना, रूबी पढ़ना नहीं है। पढ़ना, विचारों को पढ़ना, फिलॉसफी पढ़ना, साइकोलॉजी पढ़ना, सब कुछ पढ़ना, जो विचारक के विचारों को पढ़ना। जब आप पढ़ते हो तो आप धीरे धीरे इस विभेद को समझते हो कि क्या सही है क्या गलत है, और जब आप ये समझ जाते हो तो आप कभी भीड़ का हिस्सा नहीं बनते। फिर आप अपने आप में एक अपना एक स्टैंडर्ड रखते हो, अपनी बेंचमार्किंग रखते हो, ठीक है। तो जैसे तो इसका मतलब है कि ब्रेन की भी रिजॉल्विंग पावर हमारी होनी चाहिए। चलो अब रेले आते हैं, लॉर्ड रेले जो होते हैं वो एक बहुत अच्छे फिजिसिस्ट रहे हैं अपने समय के। वो इस चीज़ को समझाते हैं कि कब हम कहेंगे कि हमारी दो इमेजेस जस्ट रिजॉल्व मतलब उनको अब हम अभी बस हम दूर किस तरह से देख सकते हैं, अगर इससे पास आई तो मिक्स हो जाएंगी। तो जरा समझो इस बात को बच्चों। देखो ऐसा है कि डिफ्रैक्शन की थ्योरी मैंने पढ़ाया था आपको कि अगर आपके पास कोई पॉइंट है, स्लिट है, उसकी जो इमेज बनती है वो कैसे बनती है? इस तरह से ब्राइट फ्रिंज बनती है, फिर डार्क फ्रिंज, मतलब उसके बगल पैटर्न बनता है, ऐसे पैटर्न बनता है। तो इसी पैटर्न को हम एक्चुअल वो पैटर्न कहते हैं जो हमारे दिमाग पे बनता है। तो थोड़ी देर के लिए आप समझो, जब अगर आपके पास कोई बल्ब जल रहा है तो उसका जो पैटर्न आपके दिमाग में बनेगा वो ऐसा बनेगा कि इस तरह से बनेगा कि अगर एक बल्ब जल रहा है तो इस बल्ब के बीच में चमकीला हिस्सा होगा जो सेंट्रल ब्राइट को रिप्रेजेंट करेगा, उसके बाद कुछ धुंधले से हिस्से होंगे जो सेकेंडरी मैक्सिमा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो एक जलता हुआ बल्ब आपके लिए ये है, दिमाग पे ये छवि बनेगी, और एक ये छवि बनेगी। मैथमेटिकली कहें तो किसी जलते हुए बल्ब की वजह से हमारे दिमाग पे एक उसका डिफ्रैक्शन पैटर्न ऐसा बनेगा, दूसरा डिफ्रैक्शन पैटर्न ऐसा बनेगा। अभी देखो इस डिफ्रैक्शन पैटर्न की भी एक मैक्सिमा है, दूसरे डिफ्रैक्शन पैटर्न की भी एक मैक्सिमा है, दोनों मैक्सिमाओं में दूरी है। तो ये दो बल्ब के रूप में हमारे दिमाग पे हमारी आँखों ने दिमाग को सिग्नल भेजा कि दो बल्ब हैं जो दूर दूर जल रहे हैं। तो आपको दो बल्ब समझ में आएंगे क्योंकि उन बल्बों का डिफ्रैक्शन पैटर्न आपके दिमाग में, आपकी आँख की रेटिना पर दो अलग अलग जगहों पे बन रहा है। फिर क्या करते हैं, हम दोनों इमेजेस को, दोनों पॉइंट सोर्सेस को पास लाना शुरू करते हैं। मान लो दो बल्ब है, उनको पास लाना शुरू करेंगे। जैसे आप पास लाना शुरू करोगे तो आपके दिमाग पे भी जो डिफ्रैक्शन पैटर्न बन रहे थे वो भी पास आएंगे। भाई आंखों से जाके लाइट जब रेटिना पे गिरेगी तो रेटिना पे भी वो डिफ्रैक्शन पैटर्न पास आएंगे। एक समय ऐसा होगा, अब जरा समझना, एक समय ऐसा होगा, इसको मैं कैसे बना दूँ, एक समय ऐसा होगा, मैं यहाँ पे बना देता हूँ, जस्ट
फॉर एग्जाम्पल जैसे एक डिफ्रैक्शन पैटर्न है इसका, ये डिफ्रैक्शन पैटर्न है, एक बल्ब का डिफ्रैक्शन पैटर्न ये है, ये उसका सेंट्रल मैक्सिमा का सेंट्रल मैक्सिमा यहाँ पर है। अब हमने एक दूसरा डिफ्रैक्शन पैटर्न बनाया इस तरह के, देखो खास चीज़, जो येलो कलर का डिफ्रैक्शन पैटर्न दिख रहा है उसका जो सेंट्रल मैक्सिमा है वो वाइट कलर के डिफ्रैक्शन पैटर्न के फर्स्ट मिनिमा पे है, और वाइट कलर का जो सेंट्रल मैक्सिमा है वो येलो कलर के डिफ्रैक्शन पैटर्न के फर्स्ट मिनिमा पे है। तो ये एक बहुत ही खास सिचुएशन है कि दो डिफ्रैक्शन पैटर्न पास आए इस तरह से कि एक डिफ्रैक्शन पैटर्न का मैक्सिमा दूसरे डिफ्रैक्शन पैटर्न के फर्स्ट मिनिमा पे हो, दूसरे डिफ्रैक्शन पैटर्न का मैक्सिमा पहले वाले के फर्स्ट मिनिमा पे हो। तो ऐसा लग रहा है कि फर्स्ट मैक्सिमा दूसरे डिफ्रैक्शन पैटर्न के फर्स्ट मिनिमा पे खड़ा है और सेंट्रल मैक्सिमा पहले वाले के फर्स्ट मिनिमा पे खड़ा है। तो इस तरह की सिचुएशन जब होती है तो इस सिचुएशन कहते हैं जस्ट रिजॉल्व्ड कंडीशन। दिस इज कॉल्ड द कंडीशन ऑफ जस्ट रिजॉल्व्ड। इसकी स्टडी की थी लॉर्ड रेले ने, तो इसको रेले क्राइटेरिया, रेले की दी गई शर्त कहते हैं। इस शर्त का मतलब है कि अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रही है तो ये वो आखिरी स्थिति है जब आपने इन दो लाइट सोर्सों को अलग अलग देखा था। अभी भी आपको दिख रही हूँ ना, इसको मैं अगर साफ कर दूँ तो इस समय आप देखो, आपको ये लग रहा है कि दो बल्ब हैं जो दूर दूर हैं। ये वो स्थिति है जब आपके पास कार आ रही है। अच्छा चलो रुक जाओ, उसके बाद क्या हुआ, एक और स्थिति है कि आपने उनको और पास कर दिया। जैसे आप उनको और पास करोगे बच्चों तो क्या होगा, उनके डिफ्रैक्शन पैटर्न बहुत ही पास हो गए, एकदम मिक्स हो गए, और मिक्स होने के बाद आपके दिमाग पर ऐसा पैटर्न बनेगा कि बस एक चमकीला सा स्पॉट है। अब आपको दो बिंदु नहीं दिखाई पड़ेंगे, वो बिंदु असल में दो अभी भी हैं। बिंदु बहुत पास आने की वजह से आपके दिमाग पर उनके जो डिफ्रैक्शन पैटर्न बन रहे थे वो मिक्सअप हो गए। जैसे वो मिक्सअप हुए इमीडिएटली आपको वो दो की बजाय एक दिखना, कुछ एक जैसा दिखना शुरू हो जाएगा। जरा राइट वाले फिगर को देखो बेटा, देखो यहाँ पे देखो, ये वो कंडीशन थी यहाँ पर किसी तरह से, ये वो कंडीशन थी, अरे ये वो कंडीशन थी जहाँ पे एक डिफ्रैक्शन पैटर्न आपको दिख रहा था, दूसरा दिख रहा था, आपको लग रहा था कि हाँ दो हैं ये। लेकिन जब इनको और पास कर दिया, इनके डिफ्रैक्शन पैटर्न को हमने और पास कर दिया, जैसे पास किया तो मिक्स हो गए, और अब देखो आपको लग रहा है कि यहाँ पर केवल और केवल एक ही, ऐसा लग रहा है एक ही लाइट सोर्स यहाँ पर मौजूद है। ये स्थिति वो है जब कार दूर है, जब कार जो है दूर है आपसे, जब कार आपसे दूर है तो आपको लग रहा है कि एक ही लाइट है जो चमक रही है हमारे ऊपर, शायद वो मोटरसाइकिल आ रहा है, शायद वो ऑटो आ रहा है। लेकिन जैसे जैसे कार आपकी तरफ आती है, दूरी कम होती है, तो उन दोनों लाइट सोर्स से आने वाली लाइट आपकी आंखों पर बाकायदा दूर दूर बनती है, और जैसे दूर दूर बनना शुरू होती है, जैसे जस्ट मोमेंट जहाँ से आप रियलाइज़ करते हो कि नहीं ये एक बल्ब नहीं है, दो बल्ब हैं। कभी देखना इस चीज़ को, गर्मी के दिन आ रहे हैं, ऐसा नहीं बीच सड़क पे खड़े हो जाना, जान खतरा नहीं लेना है। कोई प्रयोग हम ऐसा नहीं करेंगे कि हमारी जान खतरा हो, लेकिन फिर भी हम उसको देख सकते हैं। तो आप देखोगे कि दूर से आती हुई कार नहीं समझ में आ रही है, लेकिन द मोमेंट आते आते एक समय ऐसा आता है कि उसको आपको जस्ट रियलाइज होता है कि ये एक लाइट सोर्स नहीं है, दो लाइट सोर्स हैं। तो वो जो सिचुएशन होती है वो किस कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रही होती है, जस्ट रिजॉल्व्ड कंडीशन को। वो रिप्रेजेंट कर रही होती है जस्ट रिजॉल्व कंडीशन को, और यही जस्ट रिजॉल्व कंडीशन ही रेले क्राइटेरिया कहलाती है। ठीक है, इसके नोट्स में है, वो रहेगा, मैं तो सिर्फ समझा रहा हूँ यहाँ पर। ज़रा देखो यहाँ पर लिखा गया है कि two equally intense point sources are just resolved by an optical instrument when the central maxima of the diffraction pattern due to one source falls exactly on the first minima of the diffraction pattern of the other and vice versa। क्या कह रहे हैं, जब एक डिफ्रैक्शन पैटर्न का जो सेंट्रल मैक्सिमा है वो दूसरे पैटर्न की मिनिमा पे हो, और इसका वाइस वर्सा मतलब दूसरे का सेंट्रल मैक्सिमा पहले की फर्स्ट मिनिमा पे हो, फर्स्ट मिनिमा पे, और कोई मिनिमा नहीं, फर्स्ट मिनिमा पे। तो ऐसी स्थिति में जो हम सिचुएशन देखते हैं, दैट सिचुएशन इज कॉल्ड द सिचुएशन ऑफ जस्ट रिजॉल्व सिचुएशन, और इसको लॉर्ड रेले ने कहा था। तो ये एक के मैक्सिमा दूसरा मिनिमा, दूसरे के मैक्सिमा पहला मिनिमा, ये जो पूरा कहानी है इसी को हम रेले क्राइटेरिया कहते हैं, रेले की दी गई शर्त कहते हैं।
ठीक है, चलो फिर आज इतना ही करते हैं। प्लेन ट्रांसमिशन ग्रेटिंग के ये कुछ फ़ोटो हैं, डायग्राम हैं, इनको हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ये वो ग्रेटिंग है जो कि आप शायद अपने लैब में देखे हो डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग का एक्सपेरिमेंट करते हुए। ये जो इमेज है ये दिखा रहा है कैसे डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग से जब कोई लाइट गुजरती है तो कैसे वो अलग अलग स्पेक्ट्रम में ब्रेक कर जाती है, उसी का हम यूज करते हैं। और ये डायग्राम दिखा रहा है कि लाइट आई, उसका मेन हिस्सा तो सेंट्रल मैक्सिमा के रूप में सीधे निकल गया, लेकिन इधर आप देखो एक स्पेक्ट्रम बन रहा है, इधर एक स्पेक्ट्रम बन रहा है, और ये स्पेक्ट्रम और कुछ नहीं, इन्हीं को हम डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग के ऑर्डर्स कहते हैं। तो ये आपका फर्स्ट ऑर्डर है। ऐसे ही आगे देखोगे तो आगे भी स्पेक्ट्रम बनते हैं, उनको हम सेकेंड ऑर्डर कहते हैं, और भी स्पेक्ट्रम बनते हैं, उनको हम थर्ड ऑर्डर कहते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जो कि बहुत ही विविड एक तरह से आप कह सकते हो कि स्पेक्ट्रम बनाता है, जिसकी स्टडी हम कर सकते हैं। और ये बहुत ही अच्छा इंस्ट्रूमेंट है जिसकी सहायता से हमने स्पेक्ट्रोस्कोपी में काफ़ी कुछ हम लोगों ने इसकी स्टडी की है। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं अगली क्लास में, और अगली क्लास में हम लोग जो आपके सिलेबस में डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग के साथ जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। चलिए फिर मिलते हैं। हैव अ नाइस डे।